Assalamu alaikum everyone. I welcome all the participants for today's lecture. We are here with another session of CPHQ Preparatory Course Series. And our speaker for today is Dr. Sundas Naveed. She is working as an in-charge pharmacist in Peshawar Institute of Cardiology. And she is also a certified in healthcare and quality in management. She is having a vast experience in quality and patient safety, and today she's giving a lecture on quality and performance improvement. Dr. Sundas, we welcome you. Over to you. Assalamu alaikum. Thank you, Aisha. Assalamu alaikum, everyone. I'm Sundas, and I hope that today's lecture would be beneficial to you, not only for your preparation, but also मतलब आप लोग की जो फील्ड्स हैं या जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है उसमें भी आपके काम आए. मैंने कोशिश किया है कि इस प्रेजेंटेशन को Aisha, is it fine if I speak in Urdu, or are there people who don't No issue. understand? In whatever you are comfortable. Thank you. सो आई होप कि प्रेजेंटेशन आप लोगों को इस तरह से समझ आ जाए कि मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाने की कोशिश नहीं की, बट लेट्स सी कि सबका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होता है ना. सो टॉपिक हमारा जो है वो है क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट. सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम लोग ये समझ लें कि इस जो लेक्चर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप की अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या-क्या होगा. एक तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट का. सेकेंडली, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह से क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस चलता है, किस तरह से आप सिलेक्शन करते हैं कि किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लानी है, डेटा कलेक्शन कैसे होता है, मेजरमेंट कैसी होती है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या जिनको क्वालिटी गोल्स भी कहते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे. और फाइनली फिर हम मूव ऑन करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंश्योर कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट का जो आप प्रोजेक्ट चलाएं वो सक्सेसफुल हो. सो स्टार्ट हम लेते हैं बेसिक डेफिनेशन से कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट क्या है और परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट क्या है. सो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट बेसिकली ऐसे मेथड्स या टेक्निक्स होते हैं जिनसे आप डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं ताकि आपकी जो हेल्थ केयर में या आपकी केयर सेटिंग में जो सिस्टम चल रहा है उसमें आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई भी कर सकें और उनको रिजॉल्व भी कर सकें, और जो आपके प्रोसेसेस हैं या उनसे रिलेटेड जो फिर आउटकम है आपकी केयर में आप उसको इम्प्रूव कर सकें. ये तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होता है. परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट में आप स्पेसिफिकली ह्यूमन परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं ताकि उन सिस्टम्स को जो लोग चला रहे हैं या उन सिस्टम्स को जो लोग लेके आगे चल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को आप इतना एफिशिएंट बना सकें ताकि आप अपनी जो आउटकम्स हैं उनको बेटर बना सकें और दूसरा जो भी आपकी पेशेंट की नीड्स हैं उनको भी आप इम्प्रूव कर सकें. 1 सेकेंड. अच्छा, ठीक है. अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है. तो जैसे कि मैंने कह दिया कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, दोनों एक सिस्टम का व्यू होता है, लेकिन उनमें नोटिसेबल डिफरेंस ये होता है कि जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होती है वो ह्यूमन परफॉर्मेंस पे फोकस करती है, जबकि क्वालिटी इंप्रूवमेंट में आप अपने प्रोसेसेस को इंप्रूव कर रहे होते हैं. लेकिन दोनों के लिए आपको डेटा कलेक्ट भी करना पड़ता है, उसको एनालाइज भी करना पड़ता है. अब इसमें एक जो मतलब आपके पास क्वालिटी और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो ये होता है कि आप कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर रहे हो. अगर आप किसी प्रोजेक्ट में क्वालिटी इंप्रूवमेंट ले भी आते हैं और फिर उसको आप फर्दर कंटिन्यूअसली मेंटेन नहीं कर रहे होते तो उस प्रोजेक्ट को चलाने का तो वैसे ही कोई फायदा नहीं होता. जब आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन वाइड जो है ना प्रोसेसेस में आपने ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट को इंश्योर करना होता है. और ये जो आपका फोकस होता है वो ना सिर्फ आपकी प्रोसेसेस पे होता है बल्कि आपके आउटकम पे भी होता है. और इसमें फिर अभी आगे जाके मैं आपको स्लाइड्स में समझा दूंगी कि स्ट्रक्चर भी कितना इंपॉर्टेंट होता है. 3 चीजें होती हैं आपका स्ट्रक्चर, प्रोसेस और आउटकम, एसपीओ पैराडाइम भी जिसको कहते हैं. ये 3 चीजें एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए. इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली मेडिकल एरर्स हो गए, मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी, इसको रिड्यूस करना, आपकी जो बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैं उनकी डेवलपमेंट में असिस्टेंस देना, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, मतलब कस्टमर जो है ना, ये तो आप अपने ज़हन में अच्छी तरह से बता लें कि कहीं पे भी अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और और वो आपसे आपका बेस्ट चॉइस पूछते हैं इस हवाले से कि आप ये
जो क्वालिटी मैनेजमेंट करते हैं वो क्यों करते हैं? तो उसका हमारा मेन फोकस होता है कस्टमर सैटिस्फैक्शन। ये तो मतलब अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपका एक एमसीक्यू तो इसी पे पास हो जाएगा। इतने सिंपल एमसीक्यूज़ ऑब्वियसली आते नहीं है, लेकिन जब आप उसको समझते हैं तो उसमें जो बेसिक एसेंस होता है वो यही होता है कि कस्टमर की सैटिस्फैक्शन आपने इंश्योर करनी होती है, अगर आपने अपने क्वालिटी प्रोसेसेस का आउटकम पॉजिटिव देखना है तो। नेक्स्ट पे ये है कि आपने जो है तो पेशेंट सेफ्टी और एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, जो कि ना सिर्फ आपके पेशेंट्स के लिए सेफ हो बल्कि आपके स्टाफ के लिए भी सेफ हो। और फिर ऑब्वियसली प्रोफेशनल परफॉर्मेंस आपने इंश्योर करनी होती है। प्रोफेशनल परफॉर्मेंस जब आप इंश्योर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके प्रोसेसेस इंप्रूव हो जाते हैं और कस्टमर सैटिस्फैक्शन आपको मिल ही जाती है, बिकॉज़ हेल्थ केयर भी तो एक बिज़नेस ही है ना, और बिज़नेस में आपके कस्टमर की सैटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा, अब हमारे पास जब आप क्वालिटी इम्प्रूवमेंट को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। सेकंड, ठीक है। देखिए, बेसिक मॉडल्स जो हैं वो मैं आपको इस तरह से समझा दूँ कि बेसिक 2 चीज़ें आप याद रखें। एक तो आपने नाम सुना होगा पीडीएसए साइकिल का या पीडीएसए मॉडल का। दूसरा हमारे पास सिक्स सिग्मा होता है। पीडीएसए मॉडल पे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं कि पीडीएसए मॉडल बेसिकली होता क्या है? पीडीएसए स्टैंड्स फॉर प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। प्लान, डू, चेक एंड एक्ट इस तरह से इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। ये बेसिकली जो डिफाइन किया था ये डेमिंग ने ही किया था, और इसमें इस तरह से होता है कि सबसे पहले आपने अपना जो भी कोई प्रोसेस इम्प्रूव करना आप चाह रहे हैं, उसको आप पहले से तो प्लान कर लें कि आपने भाई ये चेंज लाना है इस प्रोसेस में। उसके बाद आपने डू में क्या है कि आपने उस प्लान को कैरी आउट करना है, जो आपने प्लान बनाया था, आपने डेटा कलेक्ट किया और अपने डेटा को एनालाइज करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर स्टडी या चेक भी कहते हैं इसको, इफ इट्स पीडीसीए, उसमें आपने जितना भी डेटा होता है जो कलेक्ट किया होता है उसके एनालिसिस को कंप्लीट करना होता है। उसको जो आप के मतलब आप इस तरह से कह सकते हैं जो आप प्रिडिक्ट कर रहे थे या जो आप चाहते थे उसके साथ उस डेटा को कंपेयर करना होता है, और फिर आपने ये समराइज करना था कि इस कंपैरिजन और एनालिसिस से आपके पास सामने रिजल्ट क्या आया है और उस रिजल्ट में आपके लिए सीखने के लिए क्या है। उसके बाद आपने एक्ट करना होता है। इस एक्ट में 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये कि जो आपने एनालाइज़ किया डेटा, अब उसको इम्प्रूव करके आपने किस तरह से एक्ट अपॉन करना है कि ऐसे एक्शंस आप करें जो कि आपके फर्दर जो आपका मेन मोटिव था या जो आपके प्लान का ऑब्जेक्टिव था, उसको आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा, आप ये भी प्लान करते हैं कि अब मैंने आगे फर्दर क्या स्टेप्स लेने हैं या मेरी नेक्स्ट साइकिल क्या होगी कि अब आगे मैं मज़ीद क्या प्लान करूँ, फिर उसको परफॉर्म करूँ, फिर उसको स्टडी करूँ, और इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है क्योंकि कंटीन्यूअस प्रोसेस है। तो ये तो पीडीएसए मॉडल हमने थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिक्स सिग्मा है। जब हम सिक्स सिग्मा की बात करते हैं, मतलब ये 2 इस तरह के मॉडल्स हैं कि आप यूज़ कर सकते हैं। या तो आप जब कोई क्वालिटी इम्प्रूवमेंट या क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करें, या तो आप पीडीसीए अप्लाई करेंगे जो कि पीडीसीए होता है, या फिर आप सिक्स सिग्मा अप्लाई करेंगे। सिक्स सिग्मा जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें फर्दर आपके पास 2 तरह की जो है तो प्रोसेसेस होते हैं। या तो आप डीएमएआईसी, डमैक भी हम इसको कहते हैं, व्हिच स्टैंड्स फॉर डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। या तो आप इस साइकिल को फॉलो करेंगे। ये जब आप फॉलो करते हैं तो ये आप ऐसे प्रोसेसेस के लिए करते हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और आप उनमें बस सिर्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि वो प्रोसेसेस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं होते करंटली। आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले तो अपने प्रोसेस या प्रॉब्लम को डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद आप उसको मेज़र करते हैं। मेज़र का जो पोर्शन है उसको हम आगे जाके मज़ीद डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से मेज़र करते हैं। फिर आप अपना जो मेज़रमेंट में डेटा कलेक्ट होता है उसको एनालाइज़ करते हैं कि क्या इश्यूज़ हैं या क्या रूट कॉज़ेज़ हैं आपकी प्रॉब्लम के। उसके बाद आप उसको इम्प्रूव करने की तरफ जाते हैं। आप इम्प्रूवमेंट के लिए एक्शंस करते हैं, आप इम्प्रूवमेंट के लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं। उसके बाद आप कंट्रोल करते हैं कि अब आपने जो प्रोसेस बना दिया है, जो इम्प्रूव कर दिया है, उसको आपने कंट्रोल करना है और उसको उसी तरह से कांस्टेंट रखना है। दूसरा जो हमारे पास प्रोसेस होता है डीमैट या डीएमए-डीवी, ये बेसिकली स्टैंड करता है डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन एंड देन वेरीफाई। जब कोई प्रोसेस आप नया स्टार्ट कर रहे होते हैं या डेवलप कर रहे होते हैं, तब आप ये वाली साइकिल यूज़ करते हैं सिक्स सिग्मा की। इसमें आप अपना जो भी चीज़ इनिशिएट करना चाह रहे होते हैं, उसको पहले डिफाइन करते हैं। फिर उससे रिलेटेड रेलेवेंट डाटा मेजर करते हैं, उसको एनालाइज़ करते हैं, फिर अपने न्यू प्रोसेस को आप डिज़ाइन करते हैं और फिर उसको
कंटिन्यूअस या मल्टीपल साइकिल्स के थ्रू वेरीफाई करते हैं। हेल्थ केयर में नॉर्मली जो 2 यूज़ करते हैं हम प्रोसेसेस, वो या तो आप पीडीसीएस साइकिल यूज़ करते हैं या आप ये प्रीवियस जो डिमेक वाला डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल वाला प्रोसेस है, ये यूज़ करते हैं। मैंने ये प्रोसेसेस इसलिए कंसाइज करके बताए हैं बिकॉज़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग शुरू की सेशंस में ये थोड़े बहुत डिस्कस हो भी चुके हैं और आने वाले सेशंस में भी इससे रिलेटेड है कंटेंट, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लगाया क्योंकि मेरा फोकस ये था कि मैं आपको ये बता दूं कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रोसेस चलता किस तरह से है। अब फॉर दिस पोर्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन में आप लोगों से ये चाहूंगी कि आप खुद को इमेजिन करें कि आप एक हेल्थ केयर सिस्टम में हैं। आई डोंट नो कि हमारे पार्टिसिपेंट्स किस किस बैकग्राउंड से हैं, लेकिन मोस्टली शायद इसमें फार्मासिस्ट्स होंगे। तो आप अपने आप को सिर्फ रिटेल में मत इमेजिन करें, आप अपने आप को किसी ऑर्गेनाइजेशन में इमेजिन करें और आप वहाँ पे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का प्रोसेस चलाना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके जो प्रोसेसेस हैं उनको आप इम्प्रूव करें और उनको इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि जो एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस है उसको आप इम्प्रूव करें। तो उसमें जो सबसे मेन चीज़ होती है ना कि आपने स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनके साथ एग्रीमेंट करना होता है और उनको ऑन बोर्ड लेना होता है। आपके स्टेक होल्डर्स में आपकी मैनेजमेंट होती है, आपके सीईओ होते हैं, आपके एमडी, एचडी जो होते हैं, वो होते हैं। जब आप उनके साथ एक क्लियर लाइन पे आ जाते हैं कि हमने अब ये प्रोसेस इम्प्रूव करना है, तो आपकी हमें जो है तो पूरी की पूरी जो आप कह सकते हैं सपोर्ट है वो चाहिए होगी। तो सबसे पहले तो जो स्टेक होल्डर्स और इन स्टेक होल्डर्स में सिर्फ आपकी मैनेजमेंट नहीं होती, जो भी आपके मेन इन्वॉल्व्ड पर्सनल होते हैं वो इसमें आते हैं। आपने जब उनकी एग्रीमेंट ले ली उसके बाद फिर आप देखते हैं कि आपका जो इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, आपकी इंस्टीट्यूट की मिशन क्या है, गोल्स क्या हैं, क्या स्ट्रेटजीज आप यूज कर सकते हैं, आपका वर्किंग कल्चर क्या है, आपके क्लाइंट्स और कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। हो सकता है जिस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो वो स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, या फिर वो कोई गवर्नमेंट सेक्टर का हॉस्पिटल है, या वो प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल है, या वो कोई रिटेल सेटअप है। तो आपने अपने मिशन, गोल्स और जो भी आपकी जो वर्किंग कल्चर है इसको मद्देनजर रखते हुए ये देखना होता है कि अब आपकी क्लाइंट और कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव्स क्या होंगे, आपका क्लाइंट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। आई थिंक कौन है, if they could just mute it. अच्छा, जब आप इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट को भी कंसिडर कर लेते हैं उसके बाद अब आप डिफाइन करते हैं कि आप अपने एम्प्लॉइज से किस तरह की परफॉर्मेंस चाह रहे हैं। जब आपको ये पता होता है कि आपकी डिजायर्ड परफॉर्मेंस क्या है तो आपके लिए ये गैप विजुअलाइज करना इजी हो जाता है कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो उस वक्त परफॉर्मेंस है आपके एम्प्लॉइज की किसी प्रोसेस में और जो आपकी डिजायर्ड परफॉर्मेंस है उसके बीच में कितना गैप आ रहा है। जब आप वो गैप्स आइडेंटिफाई कर देते हैं कि यहाँ पे मुझे ये मसले आ रहे हैं, उसके बाद आप मूव ऑन करते हैं कि अब रूट कॉज क्या है, कि ये जो परफॉर्मेंस का गैप एग्जिस्ट कर रहा है ये किस वजह से कर रहा है। रूट कॉज के लिए आप जो है तो रूट कॉज एनालिसिस कर सकते हैं, आप फिशबोन की मदद से कर सकते हैं, या फिर आप कोई और तरीका यूज कर सकते हैं जिससे आप बेसिकली रूट कॉज को आप डिफाइन कर दें कि ये जो परफॉर्मेंस में गैप्स हैं ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद फिर आप इंटरवेंशन सेलेक्ट करते हैं कि ये जो परफॉर्मेंस के बीच में गैप आ रहा है कि मैं जो इस प्रोसेस को जिस तरह से मैं चलाना चाह रहा हूँ और इस वक्त जिस तरह की परफॉर्मेंस से ये प्रोसेस चल रहा है इसमें मैं क्या इंटरवेंशन ऐसी कर सकता हूँ जिससे कि ये गैप कम से कम हो जाए या बिल्कुल क्लोज हो जाए, कि उसके बाद मेरे पास जो मेरा आउटकम आए वो मेरी मर्जी के मुताबिक आए और मेरी कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव हो सके। उसके बाद फिर जब आप अपने इंटरवेंशन सेलेक्ट कर लेते हैं, आप उन इंटरवेंशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करने के बाद आप मॉनिटर करते हैं और साथ-साथ इवैल्यूएट भी करते जाते हैं परफॉर्मेंस को। तो ये एक जो ये डायग्राम है ये आपको क्लियर डायरेक्शन दे रहा है कि जब आपने परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का प्रोजेक्ट चलाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपने किन स्टेप्स के थ्रू उसको करना है। अच्छा,
अब हम जैसे मूव ऑन कर रहे हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको ये क्लियर होता जाएगा कि आपने मतलब इस डायग्राम में तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया ना, अब आहिस्ता-आहिस्ता आपको ये क्लियर होता जाएगा कि वो छोटे-छोटे स्टेप्स आपने क्या लेने हैं जो आपको ये प्रोजेक्ट चलाने में भी मदद करेंगे और जो आपको आपके डिज़ायरेबल आउटकम्स अचीव करने में भी हेल्प आउट करेंगे। सबसे पहले तो आपने माइक्रो सिस्टम्स पे फोकस करना है। माइक्रो सिस्टम्स की ये टर्म जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ऑर्गेनाइज़ेशन में अगर कोई चेंज लाना चाहते हैं किसी प्रोसेस में, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप उसको ओवरऑल उस प्रोसेस को एक तरह से ही डील करें। आप उसमें जो फर्दर छोटे-छोटे एरियाज़ हैं या यूनिट्स हैं केयर गिवर्स के या एडमिनिस्ट्रेटर्स के, उनको आप माइक्रो सिस्टम्स कंसिडर कर लें और एक वक़्त में एक-एक एरिया को फ़ोकस करके उसमें इम्प्रूवमेंट लाते जाएँ, तो फिर अल्टीमेट इम्प्रूवमेंट आपको मिल जाती है। माइक्रो सिस्टम क्या हो सकता है? ये हेल्थ प्रोफेशनल्स की कोई टीम हो सकती है, कोई स्टाफ हो सकता है एक जगह पे जो एक साथ काम करता है या और केयर प्रोवाइड करता है या फिर ये कोई एक डिपार्टमेंट हो सकता है, जिनकी जो है तो काम करने का तरीका या जिनके बिज़नेस एम्स एक जैसे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हॉस्पिटल में अगर आप इस तरह से कह दें कि एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे से स्टार्ट करती हूँ और फिर आगे इसी को मूव करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह सकते हैं कि आपने सिंपल एक ये है कि अपने हॉस्पिटल में आपने जो आपकी फ्लोर स्टॉक्स और क्रैश कार्ट्स हैं, उनकी स्टोरेज के साथ उनकी स्टोरेज की जो पॉलिसी है, उसके मुताबिक आपने कंप्लायंस इंश्योर करानी है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक दिन आप जो है तो एक ईमेल कर दें या एक लेटर नोटिफ़िकेशन आप जारी कर दें कि ये सारा कुछ सेट हो जाना चाहिए। इसको इम्प्रूव करने के लिए आपने अपने सेक्शंस को पहले तो डिवाइड कर लेना है। आपकी टीम एक फार्मेसी की होगी, एक आपकी टीम नर्सिंग की होगी। नर्सिंग में फिर आपकी आईसीयू या सीसीयूज़ की अलग टीम होगी। आपकी कैथ लैब्स हो गई या अगर कोई या कोई ओटीज़ हैं उनकी अलग टीम होगी, आपकी वार्ड्स हो गई उसमें एडल्ट वार्ड्स की अलग टीम्स होंगी, पीडियाट्रिक अलग होंगी या स्पेशलिटी वाइज़ डिवाइड कर दें। ये आप छोटे-छोटे माइक्रो सिस्टम्स डिफाइन कर देते हैं। फिर आप एक-एक माइक्रो सिस्टम में मूव करके उसमें जो प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ आ रहे होते हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करते हैं। उसके लिए आप मेजर्स क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद उसमें आप इम्प्रूवमेंट और फीडबैक वगैरह का प्रोसेस चलाते हैं। तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि आपने माइक्रो सिस्टम्स बना लेने हैं और फिर उनमें इम्प्रूवमेंट करेंगे तो ओवरऑल आपको जो है तो आपका डिजायर्ड आउटकम मिल जाएगा। ये एग्जाम्पल हम आगे लेके चलेंगे, आगे भी यूज होगी तो मैं इसे फर्दर एलैबोरेट वहां पे कर दूंगी। फिलहाल मैं सिर्फ आपको माइक्रो सिस्टम समझाना चाहती थी कि ये होता क्या है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है कि अब आपने किस तरह से एक इम्प्रूवमेंट साइकिल को समझना है और उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है। हमें ये तो पता चल गया कि हम लोग जो है तो ये चलाना चाह रहे हैं एक इम्प्रूवमेंट साइकिल किसी प्रोसेस में। तो सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम मॉडल कौन-सा यूज़ करेंगे। तो जो मॉडल मैं इस प्रेज़ेंटेशन में यूज़ करने वाली हूँ, वो पीडीसीए मॉडल यूज़ करने वाली हूँ, प्लान, डू, सेकंड एक्ट वाला मॉडल, ठीक है? अच्छा, अब सबसे पहले तो जब मतलब आप डिफरेंट प्रोसेसेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें सारी बातें हमेशा ये होती है कि जब आप कोई चेंजेस इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसमें हमेशा कोई ना कोई एड्रेसेस या चैलेंजेस सॉरी उसमें कोई ना कोई इश्यूज़ या चैलेंजेस आते रहते हैं और कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। तो आपको जो चैलेंजेस आएँगे, उसी से आप हमेशा जो है तो लेसन लर्न करेंगे और अपनी स्ट्रैटेजी को शिफ्ट करके नए इंटरवेंशंस फिर कर सकते हैं और इस तरह से आप इंक्रीमेंटली अपने गोल्स की इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? अब जब प्लान, डू, चेक एंड एक्ट वाली जो साइकिल चल रही है, मैं ज़रा एक सेकंड देख लूँ चैट बॉक्स में, मे बी समवन हैज़ आस्क्ड समथिंग। अच्छा ठीक है, इट्स ओके। आयशा अगर कुछ हो तो आप मुझे बीच में रोक के मुझे बता दें। मेरे ख्याल में आप लोग तो चैट बॉक्स चेक कर रहे होंगे ना? I'll tell you if you have any questions. ठीक है, सही है। अच्छा, अब हम प्लान टू चेक एक्ट पे सबसे पहले हम प्लान वाले स्टेप पे हैं कि हमने अपने गोल्स को डेवलप करना है और हमने एक एक्शन प्लान बना लेना है। गोल्स को डेवलप करने के लिए और एक्शन प्लान बनाने के लिए 4 स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो आपने एस्टैब्लिश कर लेने हैं अपने इम्प्रूवमेंट गोल्स। ये टीम का फर्स्ट टास्क होता है जब उन्होंने कोई इम्प्रूवमेंट का टास्क जो है तो लेके आगे चलना होता है। इससे ये होता है कि आपके सारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना वो आपको क्लैरिफाई हो जाते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ-कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और कहाँ-कहाँ पे आप इंटरवेंशंस करके उन अपॉर्च्युनिटीज़ सॉरी उन एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं।
एक बात ये है कि आपका जो गोल होना चाहिए ना वो स्पेसिफिक होना चाहिए, और मतलब ये जो है तो आपकी टीम की परफॉर्मेंस को टारगेट कर रहा हो। सेकेंडली इसमें ये होता है कि वो मेजरेबल होना चाहिए और फीजिबल होना चाहिए, अनरियलिस्टिक गोल नहीं होना चाहिए। फाइनली ये होना चाहिए कि आप सिर्फ मतलब आपका जो गोल हो, एक तो आपका अल्टीमेट गोल होगा, उससे पहले आपने इंक्रीमेंटल ऑब्जेक्टिव्स भी अपने लिए डिफाइन किए हों कि मतलब उस अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए मैं किन-किन छोटे स्टेप से हो। अच्छा। उसके बाद फिर ये है कि आपने पॉसिबल स्ट्रैटेजीज़ डिफाइन करनी है कि अब आपको ये पता चल गया कि आपके इंक्रीमेंटल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो आपको आपके अल्टीमेट गोल की तरफ लेके जाएँगे। तो आप कौन-कौन सी पॉसिबल इंटरवेंशंस कर सकते हैं जो कि मतलब आपको आपके गोल तक पहुँचा सकें, और उसमें से फिर आपने वो वाली इंटरवेंशन सेलेक्ट करनी होती है जो मोस्ट प्रॉमिसिंग हो। ये बात याद रखें कि इम्प्रूवमेंट के लिए आपको चेंज लाने की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चेंज आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके भी जाए। कीप इन माइंड दैट ऑल इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्स मेकिंग अ चेंज, बट नॉट ऑल चेंजेस लीड टू इम्प्रूवमेंट। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है याद रखने के लिए। अच्छा, अब ये स्ट्रैटेजीज़ आपको मिलती कहाँ से? मतलब ये आइडियाज़ आपको कहाँ से आते हैं? आपने जो अपनी कोर टीम बना लेनी है सबसे पहले कि हम कोर टीम है और हमारा ये काम है कि हमने अपना जो है तो ये परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट का प्रोजेक्ट आगे लेके चलना है। कोर टीम ने फिर साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि मतलब कॉन्फ्रेंसेस या वर्कशॉप या इस तरह की चीज़ें अटेंड करके आप आइडियाज़ ले सकते हैं कि किस तरह से दूसरी जगह पे वो काम हो रहा है और मैं किस तरह से वो काम अपने जो है तो एरिया में इम्प्रूव कर सकती हूँ। इसके बाद आप लिटरेचर वगैरह पढ़ सकते हैं, मीडिया हो गई या प्रेस वगैरह से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हेल्थ केयर में जो बेंचमार्क्स हैं या जो आप कह सकते हैं कि गाइडलाइंस हैं या जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उनको आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज़, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल जो इम्प्रूवमेंट का होता है, वो तो यही होता है कि आपने कस्टमर सैटिस्फैक्शन इम्प्रूव करनी है। आपके कस्टमर्स कौन है? पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज़। तो आप उनके डायरेक्ट इंटरव्यूज़ के ज़रिए भी या उनके जो आइडियाज़ हैं, उनको जो है तो नोट डाउन कर सकते हैं, और उससे आपको ये मिल सकता है कि अब आपकी क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं और क्या-क्या एरियाज़ हो सकते हैं, जिनको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसके अलावा वही बात है कि आप विज़िट कर सकते हैं, दूसरे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स को विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे कोई काम बेहतरीन तरीके से हो रहा है। जिस तरह से नॉर्मली किस तरह क्या होता है कि अगर आप किसी एक्रेडिटेशन या किसी सर्टिफ़िकेशन की तरफ जा रहे होते हैं, तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि कंसल्टेंसी आप एक्वायर करना चाहते हैं किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से जो ऑलरेडी उन प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट कर रहा हो और या उस पूरे जो है तो प्रोसेस से गुज़र चुका हो। तो क्योंकि आपको किसी की तो कंसल्टेंसी चाहिए होती है अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, जिसका एक्सपीरियंस हो ऑलरेडी उस फील्ड में। अच्छा, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है, वो होता है कि आपने एक रिटन एक्शन प्लान जो है तो क्रिएट करना होता है। अब रिटन एक्शन प्लान जो है ना, वो एक सेकंड में, आई थिंक यस, मुझसे एक पॉइंट मिस हुआ है। उसके बाद आपने जो इंटरवेंशंस आइडेंटिफाई कर दी होती हैं, उसमें से आपने वो इंटरवेंशंस चूज़ करनी होती हैं जिनको आपने इम्प्लीमेंट भी करना है। जैसे कि हमने कहा कि हर इंटरवेंशन आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके नहीं जाती है। ये ज़रूरी होता है कि आप अपने एक्सपीरियंस से या कंसल्टेंसी के थ्रू ये स्पेसिफिक इंटरवेंशंस चूज़ करें जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अब वो जो इंटरवेंशंस हैं, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेंगी? सबसे पहले तो वो डिपेंड करेंगी आपकी जो ऑर्गेनाइज़ेशन और लोकल कल्चर है उससे। क्योंकि ऐसी कोई अनरियलिस्टिक चेंज लाने की आप कोशिश ना करें जो आपके कल्चर के लिए या आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही ना हो। दूसरा फिर ये है कि टेक्निकल मेरिट होना चाहिए कि इस इंटरवेंशन को अगर मैं इम्प्लीमेंट करूँगा तो मुझे उससे कोई फ़ायदा भी होगा, ना सिर्फ़ पेशेंट को फ़ायदा हो रहा हो, ना सिर्फ़ ऑर्गेनाइज़ेशन को हो रहा हो, बल्कि स्टाफ़ को भी तो हो रहा हो, जो एम्प्लॉइज़ हैं। और फिर फिट विद द प्रॉब्लम हो कि जो इंटरवेंशन मैं करना चाह रहा हूँ या सेलेक्ट कर रहा हूँ, इससे वाक़ई ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी भी या नहीं। तो बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जो आपने कंसिडर करनी होती हैं जब आप इंटरवेंशन सेलेक्ट करते हैं। फाइनली आपने एक रिटर्न एक्शन प्लान देना होता है। ये हम इस वक़्त जो बात कर रहे हैं ना, पीडी साइकिल के फर्स्ट स्टेप की बात करें जो कि प्लान है, जिसमें आपने गोल्स को डेवलप करना है और एक्शन प्लान को जो है तो बना लेना है। तो ज़रूरी है कि आप रिटर्न एक्शन प्लान लिखें। देखिए, जो चीज़ आप डॉक्यूमेंट कर लेते हैं ना, उसको फ़ॉलो करना भी ईज़ी होता है।
तो इस वजह से ज़रूरी है कि आपके पास एक रिटन फॉर्म में आपके सारे गोल्स हों, आपकी स्ट्रैटेजीज़ लिखी हों, आपके स्पेसिफिक एक्शंस डिफाइंड हो जो आपने वो इंटरवेंशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए करना है। इसमें क्या-क्या चीज़ आ सकती है? व्हाट एरियाज़ डू यू वांट टू फोकस ऑन फॉर इम्प्रूवमेंट? व्हाट आर योर गोल्स? इसके अलावा ये हो सकता है कि आप अपने एक्शंस को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें। इससे कौन-कौन इफ़ेक्ट होगा? हू विल बी अफेक्टेड एंड हाउ? Who can lead the initiative? What resources will be needed? What are the possible barriers and how can they be overcome? How will you measure progress and its success? इसके अलावा what is the timeline? How will you share your action plan? तो इसके लिए बेस्ट जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप एक गैंट चार्ट का फॉर्मेट यूज कर लें, उसमें आप अपनी पूरी टाइमलाइन डिफाइन कर दें। गैंट चार्ट में क्या होता है कि आपके पास टाइमलाइन डिफाइन हो जाती है आपके सारे गोल्स और जो स्ट्रैटेजीज होती हैं उनके अगेंस्ट, तो उसको फॉलो करना इजी हो जाता है। आपकी जो प्रोग्रेस होती है आप उसमें वो मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपनी गोल्स को या अपने इंक्रीमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते जाते हैं तो उसमें आपकी प्रोग्रेस भी अपडेट होती जाती है। अब हम आ गए हैं अपने सेकंड स्टेप ऑफ द पीडीसीए साइकिल कि आपने वो काम अब करना है। करना किस तरह से कि आपने मेजर सेलेक्ट करने हैं कि आपने अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर किस तरह से करना है। देखें कोई भी प्रोसेस आप वैसे ही कोई भी काम किए जा रहे हो एज लॉन्ग एज आप उसमें अपनी प्रोग्रेस को मेजर नहीं कर रहे तो आपको पता कैसे चलेगा कि हाउ फार आर यू फ्रॉम योर गोल, या आप अपने इनिशियल पॉइंट से कितना दूर तक जा चुके हैं। तो मतलब जब गोल आपने स्पेसिफाई एस्टैब्लिश कर दिया तो आपने कुछ मेजर्स जो है तो क्लियरली डिफाइन करने होते हैं कि मैं ये चीज़ मेजर करूँगी अपने इस प्रोसेस में ताकि मैं अपना गोल अचीव कर सकूँ और मैं अपने लिए कुछ डेटा कलेक्ट कर सकूँ जिसकी बेसिस पे मैं ये मॉनिटर कर सकूँ कि मेरी प्रोग्रेस कितनी है। सबसे पहले तो आपने जो मेजर्स सेलेक्ट करने हैं तो वो किस तरह के होने चाहिए? वो ऐसे होने चाहिए जो मतलब आपकी प्रैक्टिसेस चाहे वो नई हो या रिवाइज्ड हो उनके अकॉर्डिंगली हो, एक्सेप्टेंस हो और लोग उनको फॉलो भी कर सकें जो भी मेजर्स या जो भी आप इम्प्रूवमेंट प्रोसेस में स्टेप्स डालना चाहते हैं। दूसरा आपने ये देखना होता है कि वो पेशेंट सेंटर्ड केयर को भी तो फैसिलिटेट कर रहे हों। और फिर ये है कि आपने ये असेस करना होता है कि पेशेंट का जो एक्सपीरियंस है केयर आपकी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में, या पेशेंट का जो एक्सपीरियंस है फ्रॉम दिस केयर दैट यू आर डिलीवरिंग, वो भी इम्प्रूव हो रहा है इस मेजर को या इस स्पेसिफिक चीज को मेजर करने से या नहीं। तो ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए। उसके बाद ज़रूरी है कि आप जो मेजर्स सेलेक्ट करें, वो आप अपने स्टाफ के साथ क्लियरली कम्युनिकेट कर दें कि हम ये मेजर्स इस कलेक्ट करेंगे, मतलब ये मेजर्स हमने सेलेक्ट किए हैं इस प्रोसेस के लिए, इनको हम लोग कलेक्ट करेंगे और इस डेटा से हम लोग इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। दूसरा आपने ये करना होता है कि वो जो मेजर्स आप सेलेक्ट करें, वही बातें वो फिज़िबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और उनको उनका डाटा कलेक्ट करना इतना कोई मुश्किल ना हो कि फिर उसको कोई प्रॉपर्ली फॉलो अप कर ही ना रहा हो। अब जो मेजर्स होते हैं वो हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड आउटकम मेजर्स होते हैं। अम, जो स्ट्रक्चर वाले मेजर्स होते हैं उसमें क्या-क्या आ जाता है? उसमें वो फिजिकल इक्विपमेंट आ गया या फैसिलिटीज से रिलेटेड चीजें आ गई, रिसोर्सेज, पर्सनल, ये सारे स्ट्रक्चर मेजर्स में आ जाते हैं। आगे मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ तो आपको ये समझ आ जाएगा। प्रोसेस मेजर्स में क्या आता है जिसमें आप कोई केयर का प्रोसेस असेस कर रहे होते हैं कि ये सिस्टम काम किस तरह से कर रहा है, ठीक है? और आप एक अच्छी मेडिकल केयर दे भी रहे हैं या नहीं। आउटकम मेजर में आप ये देखते हैं कि अब फाइनल रिजल्ट जो आया है वो क्या आया है। तो स्ट्रक्चर, प्रोसेस, आउटकम इस तरह से एक्सप्लेन हो जाता है। इसकी आप एक एग्जांपल इस तरह से देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर में पार्ट्स ऑफ अ केयर सिस्टम और एलिमेंट्स दैट फैसिलिटेट द केयर, वही बात है आपके इसमें एम्प्लॉइज आ जाते हैं, इक्विपमेंट आ जाता है, फैसिलिटी आ जाती है। प्रोसेस, प्रोसीजर्स, मेथड्स, मीन्स और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर प्रोवाइडिंग और डिलीवरिंग केयर। जो भी प्रोसेस चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है वो एक प्रोसेस में आ जाता है। और फिर आउटकम मेजर्स में आप वो रिजल्ट्स ऑफ केयर पे फोकस करते हैं, चाहे वो एडवर्स हो या बेनिफिशियल हो, ठीक है? ये सॉरी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वो स्ट्रक्चर मेजर्स में क्या आता है, प्रोसेस मेजर्स में क्या आता है और आउटकम मेजर्स में क्या आता है। वो आउटकम मेजर्स जो हैं वो क्लिनिकल भी हो सकते हैं, फंक्शनल भी हो सकते हैं, जिसमें आप कोई हेल्थ स्टेटस लॉन्ग टर्म मेजर कर रहे हो या एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग का स्टेटस देख रहे हो। परसीव्ड भी हो सकते हैं कि आपके पेशेंट और फैमिली की सेटिस्फैक्शन कितनी है, ठीक है?
ये एक एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर, प्रोसेस और आउटकम मेजर्स की। एक सिंपल सा प्रोसेस है कि भाई आपके हॉस्पिटल में इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा हो रहा था। आपने कहा ये इन्फेक्शन रेट ज़्यादा क्यों हो रहा है? वो इस वजह से हो रहा है कि आपका स्टाफ हैंड हाइजीन को फ़ॉलो नहीं कर रहा। अब उसको फ़ॉलो करवाना आपका गोल है और उसको फ़ॉलो करवाने के लिए आप किस तरह से स्ट्रक्चर, प्रोसेस या आउटकम वाले मेजर्स को डिफाइन कर सकते हैं, वो इस तरह से कि अगर आप स्ट्रक्चर वाले मेजर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें क्या आ सकता है कि नंबर ऑफ सोप एंड अल्कोहल डिस्पेंसर्स अवेलेबल और फंक्शनिंग, कि भाई आपने हॉस्पिटल में थ्रू आउट सोप्स या जो है तो हैंड वॉश स्टेशंस बना दी या अल्कोहल डिस्पेंसर्स अवेलेबल करा दिए और वो फंक्शनिंग भी है, रिप्लेस भी हो रहे हैं टाइम टू टाइम, और वो जो है तो हर जगह पे मौजूद हैं। ये अगर आप मेजर कर रहे होंगे कि ये चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं, तो वो आपका स्ट्रक्चर वाला मेजर हो जाएगा, ठीक है? फिर अगर आप ये मेजर कर रहे होंगे कि हैंड हाइजीन कंप्लायंस रेट कितना है, कि कितना स्टाफ हैंड हाइजीन को फॉलो भी कर रहा है, पेशेंट के पास जाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज करके या वॉश करके ग्लव्स पहन के जाता है कि नहीं, अगर आप ये मॉनिटर कर रहे होंगे तो ये आपका प्रोसेस मेजर होगा। और अगर आप ये मॉनिटर कर रहे हैं कि हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन रेट कितना गिरा है, तो वो आपका आउटकम मेजर होगा। अब वो गिर भी सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो होगा आपका आउटकम मेजर, क्योंकि आप अल्टीमेटली ये मेजर करना चाह रहे हैं कि आपका हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन रेट कितना जा रहा है। जब आप ये मेजर्स इन प्लेस कर देते हैं ना, आप ये तीनों भी मेजर कर सकते हैं। आप एक प्रोसेस के लिए तीनों भी रख सकते हैं, आप एक प्रोसेस के लिए इनमें से एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं या दो सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर तीनों आप जो है तो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप जब ये चीजें मेजर कर रहे होंगे ना, तो ये आपको एक डेटा दे रहा होगा। वो डेटा आपको ये बता रहा होगा कि आप कितना अपने गोल की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं या उससे पीछे जा रहे हैं। तो सिंपली एसपीओ की ये एक एग्जाम्पल बेस्ट है हैंड हाइजीन वाली। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है, बेसिकली मैंने 2-3 क्वेश्चंस रखे हैं जिससे हम ये देख सकते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर, प्रोसेस और आउटकम के मेजर्स के हवाले से क्लियर हो गई है कि नहीं। मॉनिटरिंग द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम इज अ रिव्यू ऑफ विच फोकस। ये आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। 30 सेकंड्स का टाइम देते हैं। 30 सेकंड्स आई थिंक इनफ है। आप उसमें जो है तो ये मेजर कर लें कि सॉरी, आप इसमें ये आंसर कर दें कि इसमें से ये जो फोकस है हम किस चीज़ पे कर रहे हैं? हम स्ट्रक्चर पे कर रहे हैं, प्रोसेस पे कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे कर रहे हैं या आउटकम पे कर रहे हैं? आयशा? Yes, we are receiving answers. One said structure. The one who said Yes. structure actually knows the answer. Another one also structure. करते हैं। इसका जो आंसर इस क्वेश्चन में उन्होंने स्टूडेंट रिक्वायरमेंट्स हैं किसी मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम की। कंटेंट क्या है? स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? मतलब जो चीजें आपको चाहिए एक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम चलाने के लिए, तो ऑब्वियसली वो आपका स्ट्रक्चर ऑफ केयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मॉनिटरिंग फ्लेबाइटिस एसोसिएटेड विद आईवी इंसर्जन्स बाय नर्सेस in the surgical intensive care unit addresses which focus? अब इसका आंसर भी आप दे दें, मैं 15 to 20 सेकंड्स दे देती हूँ आप लोगों को। Most of them answer process of care.
अच्छा, ये वाकई क्योंकि फ्लेबाइटिस जो है वो आईवी इंसर्शंस, जब आप वो आईवी इंसर्शन कर रहे होते हैं नर्सेस, तो उस वक्त उसकी जो है तो पॉसिबिलिटी होती है होने की, तो प्रोसेस ही इसमें करेक्ट आंसर है। ये बेसिकली हम इसमें हमारा फोकस ये होता है कि हम अपनी नर्सेस की जो प्रैक्टिस है उसको इम्प्रूव करें। तो ऑब्वियसली जब आप फ्लेबाइटिस अगर कॉज हो रहा है आईवी इंसर्शन से, तो ये प्रोसेस ऑफ केयर ही हम मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ these best describes the successful outcome of the quality improvement process? This should be easy. अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केयर जब हम करते हैं ना, तो इसमें हम लोग बेसिकली ये जो है कि आप किस तरह से वो केयर को दे रहे हैं, उसमें प्रोसेस आता है, लेकिन उसमें स्पेसिफिक स्टेप्स तो ऑब्वियसली डिफाइंड नहीं होते, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केयर जो है वो तो थोड़ा वास्ट चला जाता है। हम इस वक्त जो फोकस करें, हम अपने एसपीओ पैराडाइम पे करें, तो ये जो दो ऑप्शन हैं, डॉक्यूमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफ्यूजिंग थे। आप उसको एक तरह से उस तरह कंसिडर कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केयर भी तो एक प्रोसेस ही होता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर या बेस्ट चॉइस प्रोसेस ऑफ केयर ही है। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए थे। Which of these best describes the successful outcome of the quality improvement process? This should be easy, and let's see what people answer. Yes, great. अच्छा, इसका आंसर है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जैसे कि मैं स्टार्ट से कह रही हूँ, हमारे कस्टमर्स हमारा जो है तो मेन जो फोकस होते हैं वो हमारे कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन ही होता है। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द करेक्ट आंसर। वन सेकेंड, लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। अच्छा, नेक्स्ट अब मूविंग फॉरवर्ड, आई डोंट नो व्हाट्स नॉट। ठीक है, अच्छा, हमने प्लान कर लिया, हमने डू भी कर लिया, हमने स्टडी भी कर लिया, मेजर्स हमने स्पेसिफाई कर दिया, उनसे हमने डाटा भी कलेक्ट कर लिया, उसको हल्का हल्का एनालाइज भी कर लिया। जब आपके पास ज़ाहिर डाटा कलेक्ट हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट आपने डाटा एनालिसिस करना होता है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इतनी मैं उसको डिटेल से एक्सप्लेन करना नहीं चाहती, लेकिन आपने अगर एनालाइज करना होता है तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि या तो आप अपने डाटा को रन या कंट्रोल चार्ट्स पे प्रॉपर्ली इनपुट दे दें, और फिर आप उसके थ्रू ये एनालाइज करें कि आपकी इंप्रूवमेंट कितनी जा रही है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप डैशबोर्ड रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, उससे भी आप अपना जो है तो डेटा के एनालिसिस अचीव कर सकते हैं। जब हम एक्ट पे आ जाते हैं, तो इसमें हम ये बात करते हैं कि आपने जो है तो अपनी इम्प्लीमेंटेशन को इतना एक्सपेंड करना है कि आप अपनी सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट को अचीव कर सकें। तो इसमें ये होता है कि आप जो स्पेसिफिक चेंजेस ला रहे होते हैं, उनको साथ-साथ टेस्ट किए जा रहे होते हैं, और फिर इसमें आप वो इंटरवेंशन जो आपको बेस्ट लगती है, या जिसका मेजरेबल जो डेटा आपने मेजर किया होता है, उससे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, उस इंटरवेंशन को फिर आप इवैल्यूएट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, और फिर आपके जो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का मेन गोल होता है, उसके अगेंस्ट उसको इवैल्यूएट भी करते हैं। और फिर ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जिसमें आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, उस डेटा के अगेंस्ट जो रिपोर्ट आती है उसके मुताबिक इंटरवेंशन को अडॉप्ट करते हैं अपने सिस्टम में, उस इंटरवेंशन को अप्लाई करके देखते हैं, और फिर आप ये इवैल्यूएट करते हैं कि वो इंटरवेंशन अप्लाई करने के बाद वाकई चेंज आया कि नहीं। मैं अभी आगे जाके आपको एग्जांपल जब दूंगी एक प्रोजेक्ट का जो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैरी आउट किया था, तो उसमें फिर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस टॉपिक पे मूव करने से पहले हम थोड़ा सा उस प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज की फैक्टर्स फिर हमारा फाइनल टॉपिक हो जाएगा फॉर टुडेज सेशन। तो हमारे पास ये जो अभी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसको हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर प्रोफाइल कहते हैं। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड सा फॉर्म होता है, जिसके अगेंस्ट आप अपने जो क्वालिटी गोल्स होते हैं या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, फॉर एनी स्पेसिफिक टारगेट जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो आप इस पे प्लान आउट कर लेते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म को एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर इस फॉर्म से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चलाया था उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देंगे, और पीडीसीए में वो किस तरह से फिट होता है वो भी कर देंगे। सबसे पहले तो ये केपीआई का जो प्रोफाइल फॉर्म होता है, इसमें इसकी अपनी इन्वेंट्री नंबर आप दे देते हैं, जो कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की तरफ से मिलती है।
हमने जो केपीआई अपने डिपार्टमेंट के लिए सेलेक्ट किया था, व्हेन आई यूज द टर्म केपीआई, इट्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इसको क्वालिटी गोल भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अगर आप किसी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। आपने पहले तो डिफाइन करना होता है, वो जो डिफाइन वाला स्टेज था तो वो ये था कि हमने ये डिफाइन कर दिया कि हम हाई अलर्ट मेडिकेशंस जिसमें लुक अलाइक, साउंड अलाइक और कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, इनकी स्टोरेज की कंप्लायंस रेट को हम मॉनिटर करना चाहते हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये जो हमारे पास ये केपीआई था, ये किस तरह का था? ये बेसिकली सिर्फ स्ट्रक्चर, प्रोसेस या आउटकम नहीं था, ये प्रोसेस भी था और आउटकम भी था। प्रोसेस क्या था कि हमने उसकी स्टोरेज कंप्लायंस को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव किया, ये प्रोसेस था। किस तरह से किया? और फिर आउटकम के आउटकम हमारे पास ये हुआ कि हाई अलर्ट मेडिकेशंस की सेफ्टी हमने इंश्योर करवा दी। आपने जब केपीआई सेलेक्ट करने होते हैं तो आपने उसमें अपने लिए एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफाइन करना होता है, जो कि आपको डेटा कलेक्ट करने के बाद कैलकुलेशन में ईज़ आउट करता है। तो इस स्पेसिफिक केपीआई के लिए हमने एक फॉर्म डिज़ाइन कर दिया था कि जब हम लोग नर्सिंग फ्लोर इंस्पेक्शंस करेंगे, जिसमें हम उनका फ्लोर स्टॉक और क्रैश कार्ड्स जाके इंस्पेक्ट किया करेंगे, तो उसके लिए हमने एक ऑडिट फॉर्म डिफाइन कर दिया था कि हम क्या-क्या पॉइंट्स होंगे जो मॉनिटर करेंगे। कि हाई अलर्ट मेडिकेशंस लेबल्ड हैं कि नहीं, उनकी स्टोरेज किस तरह से हुई है, लास्ट लेबल्ड हैं, एक दूसरे से सेपरेट हैं कि नहीं, कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लोर स्टॉक में तो मौजूद नहीं है, उनकी स्टोरेज किस तरह से हो रही है, टेम्परेचर मॉनिटरिंग किस तरह से हो रही है, लेबलिंग प्रॉपर है कि नहीं, स्टॉक मेंटेनेंस प्रॉपर हो रही है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हमने ऑडिट पॉइंट्स में डाल दी थी। हमारा जो न्यूमरेटर था वो ये था कि कितने ऑडिट क्राइटेरिया फुली मेट है और टोटल ऑडिटेड एलिमेंट्स जो थे वो हमारा डिनोमिनेटर था। तो इस हमने डिफाइन करना होता है एक इंक्लूजन क्राइटेरिया कि अब जो आपने ये एक क्वालिटी गोल डिफाइन कर दिया है, ये क्वालिटी गोल आप किन-किन एरियाज़ पे अप्लाई करेंगे। तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि हमने जो है तो जो डिफाइन किया था वो ये है कि ऑल नर्सिंग फ्लोर स्टॉक यूनिट्स और जितनी भी क्रैश कार्ड्स हैं, वो हम सारी इसमें इंक्लूड करेंगे। इनिशियली हमने ओपीडीज़ को एक्सक्लूड किया था, लेकिन फिर ओपीडीज़ और रेडियोलॉजी को भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया था। फिर आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफाइन करना होता है कि ये हाई रिस्क है। ऑब्वियसली ये इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स है, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की एक्रेडिटेशन की तरफ जा रही है तो उसमें इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स के लिए ये बात ज़रूरी होती है कि वो आपने सारे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करने होते हैं और उनका जो आउटपुट होना चाहिए वो 100% होना चाहिए। दूसरा, ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम प्रोन भी है। हाई अलर्ट मेडिकेशन जो कि सबको पता है कि केसीएल की वजह से कितनी बार गलत एडमिनिस्ट्रेशन हुई है, डायरेक्ट आईवी लग गया, इन्फ्यूजन नहीं लगा, तो मतलब केसीएल इज़ अ कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट और उसको इस तरह से आप डायरेक्ट नहीं दे सकते। तो ये चीज़ें मतलब सारी ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम प्रोन है। फिर आपने रैशनल डिफाइन करना होता है कि आप ये जो क्वालिटी गोल डिफाइन किया है या इसको जो फॉलो कर रहे हैं, ये आप क्यों कर रहे हैं? तो हमारा रैशनल हमने वैसे तो डिफाइन किया था कि आईपीएसजी 3 की कंप्लायंस हम करना चाहते थे, उनकी मतलब कंप्लायंस को इंश्योर करना चाहते हैं बाय मॉनिटरिंग स्टोरेज। लेकिन इसमें हमारा अल्टीमेट रैशनल था पेशेंट सेफ्टी इंश्योर करना और मेडिकेशन सेफ्टी इंश्योर करना, ठीक है? डिपार्टमेंट यूनिट क्या है? क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं इसमें सारे। सैंपल साइज़ आप डिफाइन कर देते हैं कि आप कितना सैंपल साइज़ लें, तो हमने उसमें सारे नर्सिंग यूनिट्स डिफाइन कर दिए थे। फिर आप जो सैंपल कलेक्ट करेंगे वो रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है या कंकरेंट हो सकता है, ठीक है? रेट्रोस्पेक्टिव ये होता है कि पहले मतलब डेटा जनरेट होता गया और फिर आपने उसको बाद में किया, या फिर कंकरेंट के साथ-साथ आपने डेटा कलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर आप वो टूल्स डिफाइन कर देते हैं जो आप यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमने अपना नर्सिंग फ्लोर स्टॉक इंस्पेक्शन का फॉर्म बनाया था, वो हमने यूज़ किया। रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी आप बता देते हैं, हमने इसमें मंथली की थी। नॉर्मली मंथली या क्वार्टरली होती है। और फिर आप कोई बेंचमार्क लगा देते हैं, अगर कोई इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक कोई डिफाइंड बेंचमार्क है तो आप इसमें डाल सकते हैं। टारगेट आपकी अपनी मर्जी का होता है। देखिए, हमने जो क्वालिटी गोल सेलेक्ट किया वो एक्चुअली क्योंकि इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स आईपीएसजी 3 जो था उसके मुताबिक था और हम वो इंश्योर करना चाह रहे थे। इस वजह से हमें अपना टारगेट 100% ही रखना था, क्योंकि जेसीआई की एक्रेडिटेशन से ज़रूरी है कि आईपीएसजी के जो भी आप मॉनिटर कर रहे होते हैं स्टैंडर्ड्स, उनमें 100% कंप्लायंस होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कोई और प्रोसेस मॉनिटर करें तो उसमें आप 100% रखें। आप 60% से स्टार्ट करें, जब आप 60% किसी स्पेसिफिक मंथ में रीच कर लें, तो आप इसको बढ़ा दें, 70% कर दें, 80% कर दें। हाँ, अगर आप कॉन्स्टेंटली उसको पूरा अचीव कर रहे हो 100% तक फॉर क्वाइट सम टाइम, आई थिंक इट्स प्रोबब्ली 6 मंथ्स तक, अगर आप 4 टू 6 मंथ्स तक अगर आप कंटिन्यूअसली अचीव करें 100%, 100%, 100%, तो फिर आपने अपना डिपार्टमेंटल या ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन का जो क्वालिटी गोल होता है वो फिर चेंज करना होता है, आपने किसी और प्रोसेस पे फोकस करना होता है, बिकॉज ऑब्वियसली 100% कंप्लायंस मीन्स कि वो प्रोसेस आपका बस अब एक स्मूथ उस पे चल पड़ा है, ठीक है। अब थोड़ा-सा उस प्रोजेक्ट पे आते हैं कि पीडीसीए साइकिल के मुताबिक हमने उसको किस तरह से चलाया था। तो हम इसके लिए आएँगे वापस इस स्लाइड पे जहाँ पे मैंने पीडीसीए थोड़ा-सा डिफाइन किया हुआ था। सबसे पहले तो हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी कि हमारे नर्सिंग फ्लोर स्टॉक्स और क्रैश कार्ट्स ऑल ओवर द प्लेस थे। दे वर अ बिग मेस और हमें उनको ना सिर्फ अरेंज करना था बल्कि हमें स्टाफ को ट्रेनिंग भी देनी थी कि उन्होंने किस तरह से इसकी स्टोरेज के साथ कंप्लायंट रहना है, बिकॉज़ चीज़ें तो आप डिफाइन कर देते हैं, लेकिन ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि स्टाफ को पता हो कि उन्होंने किस तरह से कौन से आइटम को स्टोर करना है, किस तरह से लेबल करना है, कितनी क्वांटिटी में रखना है, कहाँ रखना है, किस तरह से यूज़ करना है। तो ये हमने अपने प्लान में सही तरह से एक तरीके से डिफाइन कर दिया था। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि अब हमने जब कैरी आउट करना था उस प्लान को, तो हमने पहले से ही डेटा कलेक्शन के लिए जो अपना ऑडिट फॉर्म था वो डिज़ाइन कर दिया था। जब हमने डू वाले स्टेप पे आए तो हमने उस ऑडिट फॉर्म के अगेंस्ट वार्ड्स में विजिट करना स्टार्ट किया और जो है तो उस ऑडिट फॉर्म के अगेंस्ट ऑडिट स्टार्ट किए सारी कैश कार्ड्स के और सारे फ्लोर स्टॉक्स के। उससे फर्स्ट मंथ में हमें जो डेटा जनरेट हुआ, जब हमने उसको एनालाइज किया तो वो ऑलमोस्ट 66% कंप्लायंस शो कर रहा था, जो कि हमारे के लिए 100% कंप्लायंस हमारा टारगेट था। फर्स्ट मंथ में 66% थी। सेकंड मंथ में जब हमने दोबारा से किया तो क्योंकि हमने मंथली डिफाइन किया हुआ था कि हम करेंगे, इट वाज 74%, व्हिच मेंट कि हमारी जो ट्रेनिंग्स हम देते इस बीच में, क्योंकि हमने स्टाफ को ट्रेनिंग्स भी दी कि किस तरह से करना है, पर्सनली खुद जाके उनके साथ लग के फ्लोर स्टॉक्स को अरेंज करवाया। तो मतलब इस तरह से जब हम इस प्रोसेस को करते गए तो हमारा वो 74% हो गया सेकंड मंथ में। थर्ड मंथ में क्योंकि वी वर गोइंग फॉर आईएसओ तो ज़रूरी था कि अब हम 100% कंप्लायंस की तरफ जाएँ। तो थोड़ा-सा हम लोगों ने ज़्यादा हार्ड वर्क करके ये एंश्योर कर दिया कि हर वार्ड में जो क्रैश कार्ड्स हों वो स्टैंडर्डाइज़्ड हों, एक तरीके से बनी हों, एक तरीके से अरेंज्ड हों, एक तरीके से लेबल्ड हों और फ्लोर स्टॉक्स भी डिफाइंड हों और कोई भी स्टॉक आउट ऑफ द प्लेस अनलेबल्ड या गलत स्टोरेज के साथ ना पड़ा हो। उसके बाद जब हम लोगों ने ये अपना डेटा, क्योंकि हम एनालाइज़ किए जा रहे थे साथ-साथ और एक्ट किए जा रहे थे और हर बार हम अपने प्लान को इम्प्रूव किए जा रहे थे, जिसकी वजह से पहले मंथ में 66% थी, दूसरे मंथ में 74% थी और थर्ड मंथ में जब हम अपने आईएसओ के मेन ऑडिट के लिए जा रहे थे, तो उसमें ये हमारी जो कंप्लायंस थी दैट वाज़ 100%, व्हिच इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर अस स्पेशली इन द गवर्नमेंट सेक्टर। तो इस तरह से हमने ये पीडीसीए साइकिल को चला के अपना जो गोल था वो अचीव कर लिया। ये एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल थी जो मतलब इस पे पूरी तरह से सेट आती है कि किस तरह से आप जब कोई प्रोजेक्ट को जब आप किसी प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आपने उसको किस तरह से पीडीसीए मॉडल में डाल के प्रोसीड करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारा जो आज की प्रेज़ेंटेशन है उसके लास्ट टॉपिक पे। क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट का प्रोजेक्ट तो आपने कर लिया, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, जो ये इंश्योर करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल भी हो। इसमें जो है इन स्टेप से इन पॉइंट्स से हम जल्दी-जल्दी से गुज़रेंगे। मैं ज़रा थोड़ा पानी पी लूँ। अच्छा, सबसे पहला जो फैक्टर है, जैसा कि हमने स्टार्ट में कहा था कि आपने अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है, उनकी कमिटमेंट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपकी टॉप मैनेजमेंट आपकी क्वालिटी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही होती है और उनको इनिशिएट कर रही होती है, तो ऑब्वियसली आपके मतलब एक ऑर्गेनाइज़ेशन का ऑरा ही चेंज हो जाता है। सब उसमें फिर दिल लगा के काम कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि हमारी मैनेजमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, हमारी मैनेजमेंट अप टू डेट है अबाउट आवर प्रोग्रेस। तो सबकी कमिटमेंट ऑटोमैटिकली उसके साथ इम्प्रूव हो जाती है। तो इस वजह से ज़रूरी है कि मतलब जितने भी क्वालिटी गोल्स को अचीव करने के लिए एसेंशियल टास्क्स हैं, उनमें आपकी टॉप मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व्ड हो। फिर सेकंड चीज़ ये है कि आपका जो फ़ोकस है ना, कस्टमर फ़ोकस, वो आपका जो है तो फ़ोकस पॉइंट कस्टमर ही रहना चाहिए। आपका जो अल्टीमेट गोल है वो अपने कस्टमर को सेफ
एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, सेफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है और कस्टमर की सैटिस्फैक्शन है। तो ये आपका जब फोकस होता है ना, तो आपका हर प्रोसेस खुद ब खुद इसी के साथ अलाइन होता जाता है। दूसरा फिर ये है कि क्वालिटी का जो कल्चर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, कि आपके एम्प्लॉइज़ किस तरह से ट्रीट होते हैं, उनके लिए क्या जो है तो कितनी सेफ्टी है, वो कितना सेफ फील करते हैं कि अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो जो है तो प्यूनिटिव एक्शंस नहीं होने चाहिए। उन आप आपने अपने जो है तो मेरे ख्याल में पिछली प्रेज़ेंटेशन थी आई थिंक डॉक्टर इरफान बाचा की जो थी, उसमें उन्होंने क्लियरली बताया था कि आपका जो ऑर्गेनाइज़ेशनल कल्चर होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। तो मतलब क्वालिटी कल्चर में ये होता है बेसिकली कि जस्ट कल्चर हो और हर कोई फ्री फील करे अपने व्यू पॉइंट्स देने में, अपना इनपुट देने में और सब खुद को इन्वॉल्व महसूस करें प्रोजेक्ट में, जो भी आप क्वालिटी परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट का लेके चलें। अच्छा, इसके बाद फिर ये है कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। देखिए आप एक प्रोजेक्ट चला लें, आप इतनी ज़्यादा उसमें इनपुट दे दें, इतनी मेहनत कर लें और फिर आप यही एंश्योर ना कर सकें कि ये एक कंटिन्यूअस साइकिल होगी। मतलब एक काम आपने कर लिया है और फिर उस पर से आप अपना फ़ोकस पूरी तरह से हटा दें, एक कंटिन्यूअस साइकिल, एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट आप एंश्योर ही ना करें, तो आपकी सारी मेहनत को ज़ाया होने में वैसे ही ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक चीज़ को चला के अपना गोल अगर एक वक़्त में अचीव कर लिया, तो वो चीज़ उसी तरह से चलती रहे, तो स आपका गोल अचीव होता रहेगा। हो सकता है कोई प्रोसेस बदल जाए, उसमें कोई स्टाफ बदल जाए, कोई कोई नई टेक्निक्स आ जाएँ या कोई नया इनपुट आ जाए कहीं से, जो कि उसको मज़ीद इम्प्रूव करने में हेल्प आउट कर सके। तो वो ज़रूरी है कि आप एक कंटीन्यूअस साइकिल ऑफ इम्प्रूवमेंट चला रहे हों। इसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हर कोई एक स्पेसिफिक स्किल सेट या एजुकेशन के साथ ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, लेकिन आप वर्क प्लेस पे जितना ज़्यादा सीखते हो, जितना एक्सपीरियंस गेन करते हो, वो मतलब बुक्स या इन चीज़ों से उस तरह से नहीं आता। आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का तो वैसे ही कोई दूसरा वो नहीं होता कि मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को तो कोई चीज़ एक्सचेंज नहीं कर सकती। तो ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूअसली अपने स्टाफ को ट्रेनिंग्स दें, उनकी डेवलपमेंट की के लिए जो है तो नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ निकाल रहे हों, वर्कशॉप्स हों, सेशंस हों, लेक्चर्स हों। मतलब ये जो चीज़ें होती हैं, ये वैसे ही एम्प्लॉइज़ को थोड़ा-सा जो है तो पॉज़िटिव उनको रखती हैं और मतलब उनको जब पता होता है कि हम इसमें नई-नई चीज़ें सीख रहे हैं और हमारी प्रोफ़ेशनल और पर्सनल ग्रोथ हो रही है इस ऑर्गनाइज़ेशन में, तो उनका जो कमिटमेंट होता है और उनका जो काम करने का एक जज़्बा कहते हैं, वो वैसे ही अच्छा चलता रहता है। फिर इसके बाद ये है कि एम्प्लॉयी एम्पावरमेंट होनी चाहिए। ये ना हो कि आपकी जो मैनेजमेंट है, वो आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस या फ्रीडम ऑफ मेकिंग द डिसीजंस ही ना दे रही हो। जब आप कॉन्स्टेंटली खुद को एक बॉक्स में बंद महसूस करते हैं, जिसमें आपके आइडियाज़ या आपकी जो वो होती है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है, जो आपका परसेप्शन होता है या आपके पर्सपेक्टिव की कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो उसमें तो फिर एम्प्लॉयी वैसे ही ग्रो नहीं कर सकता। आप उसको ट्रेनिंग भी दिलवा दें, डेवलपमेंट भी दे दें, बड़ा जस्ट कल्चर भी हो, लेकिन अगर वो अपने आप को एक बॉक्स में बंद समझ रहा हो और उसको अपनी ग्रोथ का स्पेस या ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटी नज़र ना आ रही हो, तो वो तो फिर इस तरह से ऑब्वियसली सफोकेट ही हो जाएगा। तो एम्प्लॉयी को आप एम्पावर करें, उसको मौके दें कि वो अपने तरीके से किसी काम को चलाए, अपने तरीके से उस गोल को अचीव करे, इंक्रीमेंटल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लेके चले अपने तरीके से, तो ये एम्प्लॉयी एम्पावरमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके बाद फिर आ जाता है प्रोसेस मैनेजमेंट। ज़रूरी है कि हर स्टेप पे आपने एक सिस्टम और एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया हो कि ये इस तरह से ये काम हमने करना है और इस तरह से इस प्रोसेस को हमने मैनेज करके आगे लेके जाना है। आपके जो एम्प्लॉइज़ हों, जो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड हों, उनको पता हो कि वो मतलब किस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने किस तरह से इस जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है ताकि अल्टीमेटली वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। और फाइनली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेशली हमारी सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन। कभी लैंग्वेज बैरियर्स आ जाते हैं, कभी सोशल कल्चरल बैरियर्स आ जाते हैं। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखिए इट डज़न्ट डिपेंड कि मतलब मैंने ये पूरी प्रेज़ेंटेशन बनाई लिखी इंग्लिश में है, लेकिन मैंने प्रेज़ेंट उर्दू में की है बिकॉज़ मुझे मुझे खुद भी कंफर्टेबल फ़ील होता है उर्दू में प्रेज़ेंट करने में और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सुनने वालों के लिए भी उर्दू में ज़्यादा ईज़ी होता है। हमारी कम्युनिकेशन अक्सर ऐसी चीज़ों में लैग कर जाती है। या तो आपका जो सबऑर्डिनेट होता है वो आपसे क्लियरली या खुल के अपने व्यूज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकता, या फिर हमारी जो कम्युनिकेशन है, अगर वो आप ये कह देते हैं कि
केयर के उसमें, वो प्रॉपर नहीं होती है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है अगर आपने कोई परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट चलाना होता है। जब 2 लोग प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो वो उनके लिए साथ काम करना भी ईज़ी हो जाता है, उनके लिए एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करना भी ईज़ी हो जाता है। तो इस वजह से ये एन्श्योर करना कि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रही हो, इफ़ेक्टिव हो रही हो और मतलब पूरी और जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, इस तरह से ना हो कि आप यहाँ पे एक काम कर रहे हो और बाकी डिपार्टमेंट्स को उसके बारे में कुछ पता ही ना हो और वो बस मतलब हर कोई अप टू डेट ही ना हो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन से। तो कम्युनिकेशन में अक्सर हम लोग लैग करते हैं, लेकिन अगर इसको आप इम्प्रूव कर दें, तो बहुत से प्रोसेसेस आपके इम्प्रूव हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारी प्रेज़ेंटेशन खत्म हो रही है। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर प्रोफाइल। इफ एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चन्स यू कैन आस्क मी। If I know the answer, I'll answer you. Thank you very much, Dr. Sundar. Presentation was very detailed, very nice. आपने जो Thank you. प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया है वो भी बहुत अच्छा था, बहुत बहुत सीखने को मिला उससे। Thank you अच्छा, so अभी हमारे much. पास एक सवाल है। जी, जी। What things can be used to measure the process? What things can be used to measure the process? I think she is asking about method to how we measure the processes. मेथड अगर वो प्रोसेस मेजर्स की बात कर रही हैं, अब मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन सही से बिकॉज़ अगर तो वो फॉर मेजर करना है कि एग्जांपल जैसे प्रोसेस मेजर में कौन-कौन से एलिमेंट्स हम ले सकते हैं? एलिमेंट्स में ये कि वो तो डिपेंड करता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है? जिस तरह से हमने ये हाई अलर्ट वाला जो मैंने आपको समझाया कि हमने कंप्लायंस एंश्योर की, तो मतलब इस तरह से था कि जब आपने ये कंप्लायंस हम लोगों ने एंश्योर करनी चाहिए, तो ये ना सिर्फ़ एक आउटकम मेजर था बल्कि ये प्रोसेस मेजर भी था। उस प्रोसेस मेजर में क्या था कि हमारा जो ऑडिट फॉर्म हमने यूज़ किया था, उसमें हमने क्लियरली डिफाइन किया था कि हमने क्या-क्या पॉइंट्स चेक करने हैं, कि स्टोर सही से हो भी रहा है, टेम्परेचर लॉग शीट्स उनकी टेम्परेचर मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं, लेबल्ड है कि नहीं, तो ये लेबलिंग करना, टेम्परेचर मॉनिटरिंग करना, उनको लासा ड्रग्स को सेपरेटली स्टोर करना, ये सब बेसिकली प्रोसेस ही था, जो कि प्रोसेस हम लोग मेजर कर रहे थे। उससे अल्टीमेटली जो हमें आउटकम मिला था, वो ये था कि हमारा कंप्लायंस रेट अच्छा था और पेशेंट को जो मेडिकेशन सेफ्टी थी, वो एन्श्योर हो गई थी, तो ये हमारा आउटकम था। अब आई डोंट नो इफ यू गॉट द आंसर। ओके, मुझे तो समझ आ गया, आई गेस the participants also got this. Okay, thank you. अच्छा, Dr. Sarwat asking, can you give more examples of outcome and process measure? अच्छा, आउटकम में आप इस तरह से कर सकते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल एक ओआर है किसी हॉस्पिटल की, वहाँ पे कॉन्स्टेंटली आपके पास इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? आप ये कर सकते हैं कि एक तो आप अब इस एग्जांपल में आपका आउटकम और प्रोसेस मेजर क्या हो सकता है? आउटकम मेजर ये हो सकता है कि आपने अपना इन्फेक्शन रेट कितना कंट्रोल किया है। मतलब आप ऐसे प्रोसेसेस डिफाइन कर दें जिस तरह की चेकलिस्ट्स होती हैं, टाइम इन, टाइम आउट, साइन आउट, दूसरा आपकी एंटीबायोटिक प्रोफाइल जो सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, वो एन्श्योर करा दें। अच्छा, इसके अलावा आप ये कर सकते हैं हैंड हाइजीन एन्श्योर करा दें, आपकी ओटी की फ्यूमिगेशन हो रही है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपके प्रोसेस में आ जाएँगी और इनसे अल्टीमेटली जो आपका इन्फेक्शन कंट्रोल हो रहा होगा, वो आपका आउटकम हो जाएगा। उसको आप मेजर कर सकते हैं। मतलब जब आप प्रोसेस मेजर करते हैं, तो प्रोसेसेस मेजर करने के लिए इस एग्जांपल में बहुत सारे हैंड हाइजीन हो गया, ओटी की फ्यूमिगेशन आप अलग से प्रोसेस मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो एंटीबायोटिक सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ है, वो अलग से मेजर कर सकते हैं। तो ये 3 तो आपके प्रोसेसेस मेजर हो गए। इनसे अल्टीमेटली जो आपका आउटकम था कि आपका इन्फेक्शन रेट कितना कम हुआ, वो जब आप मेजर करेंगे, तो वो आपका आउटकम मेजर होगा। Okay. अच्छा, मेरा एक सवाल था। कुछ अर्सा पहले मतलब हमारे हॉस्पिटल में भी एक सॉर्ट ऑफ सर्वे कंडक्ट किया था कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन या क्या वेटिंग बेसिकली डे केयर में जो पेशेंट्स एंटीबायोटिक्स वगैरह के लिए आ रहे थे, उनका जैसे फीडबैक लिया गया कि जो है वो आर दे सेटिस्फाइड, और वो तो उसमें जो है वो जो जब फाइनल जब आउटकम जो आया ना, तो उसमें जो जिन लोगों को ये टास्क दिया गया था, उन्होंने जो मेजर्स किए, उन्होंने लाइक ट्राइज से लेकर एंटीबायोटिक लगने तक के जो सारा प्रोसेस था, उसमें पूरा फ्लो मेंशन किया।
तो is this the correct way to measure an outcome? मतलब पेशेंट सेटिस्फेक्शन को मेजर उन्होंने जब जब इसको डिस्क्राइब किया तो उन्होंने पूरा फ्लो डिस्क्राइब किया, तो उस पॉइंट पे पेशेंट का जो सबसे आउटकम जो आया वो था एंजाइटी एंड वेटिंग टाइम, बिकॉज चैरिटेबल हॉस्पिटल है, थोड़ा वेटिंग टाइम वहाँ पे, मतलब पेशेंट लोड बहुत ज्यादा है तो वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है, तो वो उन्होंने उसमें पूरा फ्लो मेंशन किया। तो क्या फ्लो फ्लो एक वर्क फ्लो क्या इम्पैक्ट डाल सकता है पेशेंट सेटिस्फेक्शन पे? देखिए वर्क फ्लो इस वजह मतलब वो से सही मेथड, मतलब उन्होंने जो मेथड यूज किया, उन्होंने उसमें पूरा फ्लो चार्ट बनाया, पेशेंट यहाँ आता है, फिर उसका जो है वहां पे वो क्या मतलब उसको क्या फीलिंग होती है, क्या वो क्या फील करता है कि वो उसको बहुत वेट करना पड़ रहा है या वो व्हाटसोएवर जो भी उनकी फीलिंग, तो मतलब वो उन्होंने उन्होंने उसमें डिस्क्राइब प्रोसेस किया। मुझे नहीं लगा कि वो जो है उन्होंने सही पेशेंट सेटिस्फेक्शन को उन्होंने माइंड में ही रखा, उन्होंने बेसिकली फ्लो को माइंड में रखा। तो इसका क्या सही तरीका है? देखिए इसका ये ये है प्रोसेस कि ये जो पेशेंट सेटिस्फैक्शन ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर आप आउटकम मेजर जो है तो वो आपका फ़ोकस है तो देखिए हाँ, बेसिकली मुझे लगा कि वो बेसिकली आउटकम मेजर वो आउटकम नहीं मेजर कर रहे थे, वो प्रोसेस मेजर कर रहे थे। अब तो हो सकता है उन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, लेकिन अगर वो मैनेजमेंट को ये हुँ, चीज़ एक्सप्लेन कर रहे थे, तो फिर आउटकम भी मेजर आपने किस तरह से किया, वो ऑब्वियसली एक प्रोसेस से गुज़र के, तो वो तो हुँ, एक्सप्लेन करना पड़ जाता है। मतलब ये डिटेल्स तो बतानी ज़रूरी हो जाती हैं। जैसे अगर मैं ये हुँ, ओआर वाला हुँ, एग्ज़ाम्पल लूँ, तो ओआर में हुँ, इन्फेक्शन रेट मैंने कंट्रोल कर लिया, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 70% तक जो है ना मेरा इन्फेक्शन रेट कंट्रोल हो हुँ, गया। हुँ। लेकिन मैनेजमेंट इस बात में भी तो इंटरेस्टेड होगी कि ये मैंने कंट्रोल किया कैसे, कि जो डाटा मैंने कलेक्ट किया ऑब्वियसली वो तो एक प्रोसेस पे ही बेस्ड मैंने कलेक्ट किया है ना, तो इस तो वजह ये से मतलब उन्होंने बेसिकली ये कंबाइंड हाँ जी, वो हो गया ना, ये जो जिसमें था ये प्रोसेस भी सिर्फ मेजर आउटकम किया था, उन्होंने और ये आउटकम भी प्रोसेस एंड मेजर किया। आउटकम था। मोस्टली हेल्थ केयर में जब ओके, हम लोग ये मेजर्स करते हैं तो ये प्रोसेस एंड आउटकम वाले ही मेजर्स होते हैं, मतलब प्रोसेस आउटकम दोनों मेजर हो रहे होते हैं। ओके। जी, तो दिस इज़ द राइट, मतलब अगर ये दोनों प्रोसेसेस साथ चल सकते हैं, आई मीन जी, साथ चलते कोई हैं। आप हाँ ओके, जी, कोई वो थैंक यू, नहीं है। थैंक यू। Participants, if you have any other question, please ask in chat box or in WhatsApp group. Dr. हेलो? हेलो डॉक्टर सुंदर, अभी तो कोई सवाल नहीं है। एवरीवन अप्रिशिएटिंग सेशन वाज वेरी गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। You can always ask in the group. वी आर ओके, थैंक यू। वी आर Thank you so much, Dr. Sundar. It क्लोजिंग दिस was really सेशन। precise and excellent. Thank you so much. Thank you. Really, I love the way you explained everything, like from the literally, from the ABC, that what you have to do and how you fit the PDCA, like everything. Really, it was really nice. Thank you so much. So much. Thank you. I think that's enough for now. Should we just close it? We are closing this session. Oh, Yes, sure. Yeah. okay. Thank you. I love it.